आज हम आटा हाथ से गूंदेंगे, कोई फैंसी स्टैंड मिक्सर यूज नहीं करेंगे। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के नाम है जिनको बेकिंग का बहुत शौक है, लेकिन उनके घर पर अवन नहीं है या कोई फैंसी सा स्टैंड मिक्सर नहीं है फॉर एनी रीजंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इन चीज़ों के बगैर भी आप बेहतरीन बेकिंग कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे बेकर बन सकते हैं। ये गवर्नमेंट का व्हीकल है, खिज़ां के मौसम में आता है। तो इस ट्रक के आने से पहले आपके घर के आसपास जितने भी पत्ते बिखरे हुए होते हैं, आपको उनको समेट के एक ढेर बना के ऐसे फुटपाथ के पास रखना होता है। तो उसके बाद ये ट्रक उठा के ले जाता है। पहले खुद नाश्ता करती हूँ, फिर अपने सावरडो स्टार्टर को नाश्ता कराती हूँ। ब्रेड खत्म हो गई है और आपको पता है ब्रेड अब घर पर बनती है, लेकिन आज की ब्रेड ओवन में नहीं बल्कि हम उसको चूल्हे पे बनाएंगे, स्टोव टॉप पे बनाएंगे और पतीले में बनाएंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज मैं एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज करूंगी, आप इसमें इंस्टेंट यीस्ट भी यूज कर सकते हैं। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कैनेडियन यीस्ट? उस पर हमेशा पानी का टेम्परेचर दिया हुआ होता है। पानी या जो भी लिक्विड आप उस पर यूज करना चाहें, इससे बेकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। आठ ग्राम इसके अंदर यीस्ट डलेगा। अच्छा, ये एक्टिव ड्राई यीस्ट है तो मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। अगर आप इंस्टेंट यीस्ट डालें तो उसको एक्टिवेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप तमाम इंग्रेडिएंट्स मिला लीजिए और डायरेक्टली आटा गूंद लीजिए। चले पतीला निकाल लेते हैं। मैं रेगुलर सिल्वर की पतीले में बनाऊंगी, जिसमें मैं अमूमन बिरयानी पकाती हूँ। मेरी रिसर्च ये कहती है कि स्टेनलेस स्टील के पतीले में आप नहीं कर सकते बेकिंग। तो आप चाहें तो मेरी करेक्शन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो टू बी ऑन अ सेफ साइड मैं अपना रेगुलर सिल्वर का पतीला ही यूज करूंगी। ये यीस्ट मेरी एक्टिव हो गई है। वंस अगेन आई रिपीट, अगर आप इंस्टेंट यीस्ट यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं, इसको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर 3 कप मैदा यूज करूंगी। अच्छा, मैदे को मैं आज ग्राम्स में नहीं मेजर कर रही, मैं कप्स का हिसाब लूंगी। और जब भी मैं आपसे कप्स की बात करूं, आप हमेशा मेजरिंग कप्स इस्तेमाल करिए और रेगुलर चाय वगैरह के कप्स प्लीज ना यूज करिए। आज हम हाथ से आटा गूंदेंगे, कोई भी फैंसी स्टैंड मिक्सर हम नहीं यूज करेंगे। मैं डेनिश विस्क यूज कर रही हूँ, आप रेगुलर विस्क यूज कर लें, स्पैचुला यूज कर लें या चाहे तो हाथ से कर लें। इस स्टेज पर आटे को मिलाने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपका आटा अभी भी ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। इस स्टेज पर आपका आटा सॉफ्ट और स्टिकी होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस स्टेज तक मैंने आटे के अंदर ना कोई ऑयल डाला है ना मक्खन डाला है। पहले आटे को अच्छा करके आपने मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है। उसके बाद फिर आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम आटे को गूंदना स्टार्ट करेंगे, यानी नीडिंग स्टार्ट करेंगे। कोई फैंसी स्टैंड मिक्सर, कोई इलेक्ट्रिक बीटर में नहीं यूज कर रही, बिल्कुल हाथ से मैं आपको नीडिंग करना बताऊंगी, वरना आपको कहीं ऐसा ना लगे कि आप ये ब्रेड नहीं बना पाएंगे। नीडिंग का मैं हमेशा आपको एक तरीका समझाती हूँ कि आपने उसको एक फ्लैट सरफेस पे अपने डो को रखना है, उसको स्ट्रेच करना है, स्वर्ल करना है, यानी समेटना है। स्ट्रेच करिए, स्वर्ल करिए।
ऑयल की वजह से शुरू शुरू में आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपको थोड़ी सी नीडिंग मुश्किल लगेगी, लेकिन आई प्रॉमिस आप 5 से 6 मिनट तक इस स्टेप को रिपीट करते रहिए जैसे मैं कर रही हूँ। आपका आटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा स्मूथ सा आटा आपका बन जाएगा। लेकिन आपको 5 से 6 मिनट तक नीडिंग करते रहना है, स्टॉप नहीं करिएगा। अब इसको राइज होने के लिए रख दूंगी। तो बोल को मैंने अच्छा करके ग्रीस कर लिया है और जो आपका डो है उस पर भी आप अच्छा करके ऐसे ऑयल लगा लें और बस इसको इतनी देर राइज करना है कि इट डबल्स इन साइज। जब तक मेरा डो राइज हो रहा है तब तक थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ। सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है कुकिंग और क्लीनिंग में जगलिंग करते करते। डो हमारा राइस हो गया है, इसका पोक टेस्ट करके देखते हैं। इसमें उंगली को पोक करें तो ये स्लोली वापस आ जाएगा, लेकिन एक इंडेंट छोड़ देगा, यानी हल्का सा गड्ढा रह जाएगा। चलें अब लोफ को शेप देना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगती है उससे आप उसका एक लोफ बना लीजिए। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप एक टाइट सा लोफ बनाएं, कहीं से भी वो लूज ना हो। आप चाहें तो बेलन यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अच्छी करके आपने उसमें से एयर पंच आउट कर लेनी है। लोफ के जितने भी साइड्स हैं आप उनको ऐसे पिंच करके आपस में जोड़ लीजिए। जो ऊपर वाला साइड है उसको भी अच्छा करके आप जोड़ लीजिए और फिर साइड से भी दोनों साइड्स को आप आपस में पिंच करके जोड़ लें ताकि कोई लूज एंड ना रहे। जो भी मेथड आपको पसंद है उस मेथड से आप अपने लोफ को शेप कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको डबल राइस के लिए छोड़ देंगे, सेकंड राइस के लिए सॉरी। सर्दियों का मौसम यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और आज ना मुझे अपने सारे घर वालों के विंटर जैकेट्स धोने। मैं हर साल करती हूँ, बस पिछले 1-2 साल से नहीं कर पा रही थी। इब्राहिम, मैं जैकेट्स वॉश कर रही हूँ, आपकी पार्का वॉश करनी है? क्योंकि यूनस छोटा था, मेरे बच्चे जब छोटे होते ना तो फिर मैं इतना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं खोलती हूँ घर के अंदर, क्योंकि मेरी फिर पूरी कोशिश होती है कि मेरा सारा टाइम सारी एनर्जी मेरे बच्चों के लिए हो। तो इतना मैं एक्स्ट्रा काम वगैरह में नहीं खोलती थी, ऐसे ना एक्स्ट्रा धुलाई वगैरह में नहीं करती थी। लेकिन अब वो स्कूल चला जाता है तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैंने कहा चलें सर्दी आने से पहले ना मैं हमेशा जैकेट सारे वॉश करती हूँ। ये आपकी शायद ये वाली, वो मेरी है। सेम लिखा हुआ है किस तरह क्लीन करना। मशीन वॉशेबल। वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस मैं हमेशा पढ़ लेती हूँ, ज़्यादातर जैकेट्स मशीन वॉशेबल ही होते हैं। जैकेट्स का ढेर आप देख सकते हैं, 4 लोग हैं लेकिन इतने सारे जैकेट्स हैं। यहाँ पे ना हर सीजन का अलग जैकेट होता है, एक सर्दी का होता है, एक फॉल का होता है, फिर एक बहुत ज़्यादा सर्दी का होता है। तो अभी मैं सिर्फ पार्का वॉश कर रही हूँ फर्स्ट बैच में, क्योंकि उसको सूखने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं और अभी ये नई जैकेट्स फिलहाल इस्तेमाल में नहीं आए। वॉश करने से पहले सारी पॉकेट्स चेक कर रही हूँ कि उसमें कोई सामान तो नहीं रह गया। आज सारा दिन निकल जाएगा जैकेट्स को वॉश करने में, मेरे हिसाब से 3 से 4 राउंड ज़रूर लगेंगे। अच्छा,
अपने पतीले को प्री हीट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हम डालेंगे नमक। अच्छा, नमक के पीछे साइंस क्या होती है? जब आप अपने पतीले के अंदर बेकिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर स्टीम बनती है। स्टीम बनता है मॉइस्चर यानी नमी। वो नमी आपकी ब्रेड या केक या जो भी आप बेक कर रहे हैं, पिज्जा वगैरह, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहां पे आपकी चीज खराब हो जाती है। नमक जो है वो आपके मॉइस्चर को कंट्रोल कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका जो अंदर चीज जो बेक हो रही होगी ना वो खराब नहीं होती। तो चलिए पहले हम नमक इसके अंदर डाल लेते हैं। नमक आपने इतना डालना है कि पतीले का बॉटम यानी उसका तला पूरी तरीके से नमक से कवर हो जाए। बहुत ज्यादा नमक ना डालिएगा। आप देख सकते हैं मैं कितना नमक डाल रही हूँ कि उसका बॉटम अच्छी तरीके से कवर हो गया। मैं एक ट्रिवेट ले रही हूँ। ये थोड़ा सा ऊंचा है, आप देख सकते हैं। ये देखें, आपका ट्रिवेट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्याले को भी अपसाइड डाउन करके रख देते हैं और उस पर बेक कर लेते हैं। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। आप देख सकते हैं अगर ये बहुत ज्यादा नीचे होगा ना तो फिर आप जो भी बेक कर रहे हैं ना वो जल सकता है। तो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए आपका ट्रिवेट। अच्छा, अब हम इसको प्रीहीट करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको ढककर प्रीहीट करेंगे। ये ब्रेड हमारी देखें कितने अच्छे से राइज हो गई है। रिम से 1 इंच जब ऊपर आ जाए बस इसका मतलब है कि वो रेडी है। अगर आपको अपनी ब्रेड का टॉप अच्छा ब्राउन चाहिए, अच्छा सा कलर चाहिए, तो अंडर दूध को मिलाकर, जैसे मैंने अभी एक मिक्सचर बनाया है, आप उसको अच्छा करके अपनी ब्रेड के ऊपर ऐसे ब्रश कर लिएगा, कोट कर लिएगा। अब मैं इसको लो फ्लेम पर, जितने पे मैं चावल दम करती हूँ उस पर 30 मिनट के लिए बेक करूँगी। आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखिएगा, ना मीडियम करिएगा ना हाई करिएगा, वरना आपकी ब्रेड भी ऐसी ही जल जाएगी जैसी मेरी ब्रेड जल गई थी। ये मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है। आप देख सकते हैं अंदर से ब्रेड बिल्कुल सही बनी थी, लेकिन बाहर से ना मेरी पूरी ब्रेड जल गई थी क्योंकि मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर बेक किया था। इसीलिए मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। डेलिबरेटली मैंने एक क्लिप इंक्लूड की है ताकि विजुअली मैं आपको समझा सकूँ कि फ्लेम कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितना एक टेक्निकल पार्ट है बेकिंग के अंदर, स्टोव टॉप बेकिंग के अंदर। तो प्लीज़ आप अपनी फ्लेम लो रखिएगा। मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैंने ट्रिवेट को बहुत नीचे करके प्लेस किया था। आप देख सकते हैं कितना नीचे है। ये देखें हमारी ब्रेड कितनी अच्छे से रेडी हो गई। मैंने सिर्फ 2 करेक्शंस की, उससे कितना फर्क पड़ गया। साइड से भी ब्रेड अलग होना स्टार्ट हो गई और ऊपर से इसका जो टॉप है वो हॉलो होगा। आप टच करके देखेंगे, ये साइन है कि आपकी ब्रेड बिल्कुल रेडी है। ब्रेड बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप गर्मा गर्म ब्रेड के ऊपर मेल्टेड बटर इस तरीके से स्प्रेड कर लें। अच्छा करके चारों तरफ आप इसको स्प्रेड कर लीजिए। ये ना सिर्फ आपकी ब्रेड को शाइन देगा बल्कि आपकी ब्रेड को काफ़ी दिनों तक ये सॉफ्ट भी रखेगा। काफ़ी लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। 10 मिनट के लिए आप इसको ढक दें। इसके जो अंदर जो ट्रैप्ड स्टीम होती है ना, वो ब्रेड को बहुत सॉफ्ट रखेगा। काफ़ी दिनों तक सॉफ्ट रहेगी आपकी ब्रेड। चलिए मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। क्या इस ब्रेड को देख के आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि ये अवन में नहीं बनी है बल्कि हमने उसको स्टोव पे बनाया है? चलें, टाइम फॉर द ग्रेट रिवील। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट, जालीदार और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना। बिलीव मी, लग ही नहीं रहा था कि ये अवन में नहीं बनी। देखिए मैं आपको उसका क्लोजअप दिखा देती हूँ। ये देखिए, आज की वीडियो मैंने उन बहनों के नाम की है, उनको डेडिकेट करती हूँ जो बेकिंग करना चाहती हैं लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो नहीं कर पाती हैं। तो आज की वीडियो का बेसिकली बनाने का मकसद आपको कॉन्फिडेंस दिलाना था कि आपको बेकिंग करने के लिए कोई फैंसी इक्विपमेंट, किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर किसी मिक्सर के, बगैर अवन के बेक कर सकते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा हो गया, केक्स हो गए, मैं आपको चूल्हे पर बनाना बताऊँगी। कॉमेंट सेक्शन में जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? जो नमक हमने बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया था, आपने उसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। आप उसको पहले ठंडा कर लें, रूम टेम्परेचर पे ले आएं, उसके बाद उसको एयर टाइट जार में ऐसे बंद करके संभाल के रख दें। नेक्स्ट टाइम आप उसको बेकिंग के लिए दोबारा इस्तेमाल कर लें। तो चलिए, वेस्टेज का मसला भी सॉल्व हो गया। हैंगर पे लगा के फिर यहाँ पे टांग देंगे। इसमें वैसे भी कपड़े डाल लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जैकेट्स मेरे वॉश हो गए हैं। ये पहला ही राउंड हुआ है, अभी 2-4 राउंड्स और हैं। काफ़ी सारे जैकेट्स अभी वॉश करने हैं। इब्राहिम का आइडिया है कि अगर हम इसको ऐसे हैंगर में डाल के हैंग करेंगे ना और ऐसे सुखाएंगे तो उसका शेप ख़राब नहीं होगा। तो अभी हम इसको ऐसे सुखा रहे हैं मिलके। अच्छा, जैकेट पे लिखा हुआ भी हो ना कि आप इसको ड्रायर में डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डालती, कभी भी नहीं डालती मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रायर कपड़ों की लाइफ को ख़त्म कर देता है और वो आपको यूटिलिटी बिल भी बढ़ा देता है। मैं हमेशा ऐसे ही जैकेट्स को सुखाती हूँ। पनीर नहीं बिका। अच्छा, ये छोले हैं ना, छोले। थोड़ी वीकेंड की भी मैंने हाइलाइट्स लगा दी हैं। हुमा और सादिक आए हुए थे। एक हलवे के लिए ले लो। हलवे के लिए। तो पहले हम लोगों ने हलवा पूरी का नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और आज हम सबको मिलके थोड़ा बाहर भी जाना था, आउटिंग वगैरह का हमारा प्लान था। Wait, why is it 22 minutes? Wait, why is it 22 minutes? तो हम लोग आए हैं एरिंडेल पार्क। यहाँ पे वही फॉल के कलर्स देखने आए थे। जितना भी देख लेना इन कलर्स को, हमारा दिल नहीं भरता। फिर हम लोगों ने एक रील भी बनाई हम सब ने मिलके। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। Guys, be careful. Don't worry. Don't you worry. ये खूबसूरत जगह है ना ये, और काफ़ी बड़ी एक वॉकिंग ट्रेल है। हम काफ़ी देर से इस पे चल रहे हैं और यहाँ पे देखें ये पानी इतना अच्छा लग रहा है। ये देखें ये पानी, इतनी अच्छी आवाज़। इट्स सो पीसफुल हियर। थोड़ी सी ठंड है, मैंने डबल जैकेट पहने हुए। चलिए, वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ख़िज़ा के रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं और मैं इनको जितना देख लूँ ना मेरा दिल कभी भी नहीं भरता। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ मुझे ख़िज़ा का मौसम बहुत पसंद है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।